Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 2 reproduction in plants. क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग? तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावर का क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेटा रिप्रोडक्शन क्या है ये हम डिस्कस करें उसके पहले आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना अर्थ के ऊपर, जितने भी लिविंग बींग्स हों, भले वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, हम सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। तो ये है कि हम सब अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने किड्स भी देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, है ना, प्लांट्स देखे होंगे, किटन देखा होगा, पपी देखा होगा। तो सारे के सारे लिविंग बीइंग में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आप देखते हैं कि ये सब अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनकी स्पीशीज़ का कंटिन्यूएशन अर्थ के ऊपर बना रहे। क्योंकि सारी लिविंग बींग्स की लाइफ लिमिटेड है, कोई 10 साल जीता है, कोई 15 साल, कोई 100 साल, कोई 200 साल, तो एक दिन तो उसे मरना ही है। तो उसको अगर अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू कराना है तो उसे रिप्रोड्यूस तो करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो ओन काइंड का होगा। या ओन काइंड से क्या मतलब है बच्चों? ओन काइंड से मतलब है कि वो दिखेगा भी अपने पेरेंट्स की तरह। जैसे किटन किसकी तरह दिखता है? कैट की तरह ही दिखता है। पपी किसकी तरह दिखता है? डॉग की तरह दिखता है ना। तो लुक भी वो कैसे करेगा? अपने पेरेंट्स की तरह। और फंक्शन भी कैसे करेगा? अपने पेरेंट्स की तरह। हम ट्रीज और प्लांट्स की बात करते हैं, तो जब हम एक मैंगो सीड को ग्रो करेंगे तो जो प्लांट उस सीड से ग्रो होगा वो मैंगो प्लांट की तरह ही दिखेगा। फिर जब ये प्लांट बड़ा होकर ट्री बन जाएगा तो ये मैंगो ट्री की तरह ही दिखेगा। ठीक है, फिर इसमें जो फ्रूट्स आएंगे वो फ्रूट्स किसकी तरह दिखेंगे बेटा? मैंगो की तरह ही दिखेंगे ना, एप्पल की तरह तो नहीं दिखने वाले। तो आई बात समझ में? क्या मतलब है ओन काइंड का? चल, तो बेटा जब हम कहते हैं रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? नए ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, है ना। मतलब उस पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? इंडिविजुअल के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिससे ये इंश्योर होता है कि उस स्पीसीज की लाइफ अर्थ के ऊपर कंटिन्यू बनी रहेगी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक लिमिटेड स्पैन मिला है अर्थ के ऊपर। किसी का जीवन 10 साल का होता है, किसी का 20, किसी का 50, किसी का 100 और किसी का 200 भी होता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म 200 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाते हैं, एनिमल प्लांट्स, कुछ 10 ईयर, कुछ 20 ईयर्स, पर एट दी एंड एक टाइम के बाद, एक लिमिटेड टाइम के बाद तो इन्हें मरना ही है। तो क्या वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए? नहीं, उसकी स्पीशीज़ का कंटिन्यूएशन बना रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन मल्टीप्लाइज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बढ़ेगी और उस स्पीशीज़ की लाइफ अर्थ के ऊपर कंटिन्यू रहेगी। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब प्लांट 3 तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इसको यहाँ पर हम इसलिए डिस्कस नहीं करें क्योंकि 1 बाय 1 हमें चैप्टर में आगे इनको पढ़ना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या आएगा बेटा? एक नेचुरल मेथड होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जो रूट्स के थ्रू होती है, स्टेम्स के थ्रू होती है, एडवेंटियस बर्ड्स के थ्रू होती है। ठीक है, जो लीव्स के ऊपर एडवेंटियस बर्ड्स होती हैं, जैसे ये लीव है, इसके ऊपर यहाँ पर बर्ड्स होती हैं, उनके थ्रू होता है। रूट के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू और एडवेंटियस बर्ड्स के थ्रू।
आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन की बात करें, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो वो स्टेम के थ्रू होता है, लेयरिंग के थ्रू होता है, ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है और टिश्यू कल्चर के थ्रू होता है। नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जनरली शो करते हैं 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूजुअली 2 मोड हम रिप्रोडक्शन के पढ़ते हैं प्लांट्स जिनको एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसके अलावा प्लांट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यूजुअली 2 ही मेथड हमें देखने को मिलती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, पर इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक ऐसी मेथड है जिससे प्लांट अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है किस सिंगल पेरेंट से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो खुद अकेले ही डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। पर जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स नीडेड होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। 2 parents of opposite sex are needed for sexual reproduction, male, female। फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सेक्स सेल और मेल और फीमेल गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। बेटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्स सेल्स, मेल फीमेल गैमेट्स फॉर्म ही नहीं होते। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल गैमेट्स भी चाहिए, फीमेल गैमेट्स भी चाहिए, जो है स्पर्म एंड ओवा, मेल स्पर्म फीमेल ओवा, ये फॉर्म होते हैं। जाइगोट फॉर्म ही नहीं होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूज करते हैं एक दूसरे को, तो क्या बनता है, जाइगोट। तो अब तक 3 डिफरेंस में आपने क्या पढ़ा, यहाँ सिंगल पेरेंट चाहिए, यहाँ 2 पेरेंट्स चाहिए, मेल फीमेल। यहाँ पे सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यहाँ पर सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट है, स्पर्म भी चाहिए, ओवा भी चाहिए। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट नहीं बनता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है कब, जब मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की तरह ही होता है, उसका क्लोन ही होता है। जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा ना बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो कैरेक्टर्स शेयर करेगा, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो दोनों पेरेंट्स से आए होंगे, कुछ फीमेल से आए होंगे, कुछ मेल से आए होंगे, पर ये अपने पेरेंट्स का क्लोन नहीं होगा, फोटोकॉपी नहीं होगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल की साइड से आ रहे हैं, कुछ मेल की साइड से आ रहे हैं, तो क्लोन होगा क्या, वो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है। तो जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो शेयर करेगा कैरेक्टर्स को बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, मेल साइड से कुछ आएगा उसमें, फीमेल साइड से कुछ आएगा उसमें, और इन्हें ऑफस्प्रिंग कहते हैं। नो 2 ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस को हम छोड़ दें, इसके अलावा कोई भी 2 ऑफस्प्रिंग एक तरीके के नहीं दिखते, आइडेंटिकल नहीं होते, क्लोन नहीं होते, कॉपी नहीं होते। जब मूवीज़ बनाई जाती है ना बेटा जुड़वा बच्चों पे, आप वो जुड़वा मूवी देख लो या बहुत सारी जितनी भी मूवी आई हैं, तो उनमें हम देखते हैं बिल्कुल सेम कॉपी होते हैं, वो एक दूसरे की प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, पर वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और उन्हीं केस में ऐसा होगा। बाकी कितने ट्विंस को आप देखेंगे आपकी नॉर्मल लाइफ में, वो एक दूसरे की तरह नहीं दिखती, ठीक है। तो ट्विंस में भी आइडेंटिकल ट्विंस ही एक तरह दिखते हैं, बाकी और कोई। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल से कुछ मेल से लेते हैं, पर क्लोन कॉपी फोटोकॉपी नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2-3 बातें हैं, पहले वो आप याद कर लो, फिर जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल क्लोन होते हैं अपने पेरेंट के, बिल्कुल सेम हूबहू कॉपी फोटोकॉपी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई फर्टिलाइजेशन कोई फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ये जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सिंगल पेरेंट सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को। और ये जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए हैं ये क्लोन की तरह होंगे, आइडेंटिकल कॉपी होंगे, किसके, अपने पेरेंट के, और एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होंगे।
इसी को क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ना ही तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही तो गैमेट्स का यूनियन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फ्यूजन होता ही नहीं है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के भी और एक दूसरे के भी। जैसे मैंने बोला ना, सिंगल पेरेंट डिवाइड हुआ, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल बन गए, तो ये दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे, ये तो एक तरीके के दिखेंगे ही, ये साथ ही साथ अपने पेरेंट की भी फोटोकॉपी होंगे। इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन। आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन, और ये जो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स हैं इनको हम कहते हैं क्लोन, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो कॉमन फॉर्म्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हैं बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को ही हम स्पेरुलेशन भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करें बाइनरी फिजन को। तो जो बाइनरी फिजन होता है उसमें क्या होता है बेटा, एक इंडिविजुअल डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। एक इंडिविजुअल है वो डिवाइड होगा दो आइडेंटिकल सेल में। इस प्रोसेस में हम देखते हैं पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ द सेल, फिर सेल का डिवीजन होगा और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगी। बाइनरी फ्यूजन बहुत कॉमन है किसमें, बैक्टीरिया में, यूनिसेल्युलर एल्गे में, फंगी में फंगी में, यूनिसेल्युलर एल्गे में, बैक्टीरिया में कॉमन होता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में इंडिविजुअल डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में, और इस प्रोसेस में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर पूरा सेल डिवीजन होगा। जैसे ये रहा, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में देखो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन चालू हुआ, फिर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद सेल डिवाइड होने लगा दो पार्ट में, और फिर ये दो डॉटर सेल बन गए। बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है बेटा, पहले यहाँ डायग्राम से समझो। एक पेरेंट सेल होता है, इससे आपको एक स्मॉल आउटग्रोथ देखने को मिलेगी जिसको ही हम क्या कहेंगे, बर्ड। फिर इस बर्ड को क्या मिल जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस। धीरे धीरे करके ये बर्ड मैच्योर हो जाएगी और फिर ये बर्ड डिटैच हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी, फिर ये दो इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। ये पेरेंट हो जाएगा और ये डॉटर इंडिविजुअल हो जाएगा। पर हर केस में ये डिटैच नहीं होते। किस केस में ये डिटैच नहीं होते, ईस्ट के केस में ये डिटैच नहीं होते। ईस्ट के केस में क्या होता है, एक चेन की तरह स्ट्रक्चर बनता जाता है। ये पेरेंट थे, इससे दो डॉटर बने, फिर इससे एक डॉटर बना, फिर इससे डॉटर बना, फिर इससे डॉटर बना, है ना। इस तरीके से चेन पूरी चलती जाती है। तो बडिंग में क्या होता है, जो डॉटर इंडिविजुअल होता है उसका राइज तो होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, पर किसके फॉर्म में होता है, स्मॉल बर्ड लाइक आउटग्रोथ। बर्ड लाइक आउटग्रोथ, ये जो बर्ड होता है ये ग्रो करता है साइज में, और फिर इसे क्या रिसीव होता है, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। जो फुल्ली ग्रोन बर्ड होता है वो डिटैच होता है, अलग हो जाता है अपने पेरेंट सेल से और नया इंडिविजुअल बन जाता है। फिर वो खुद एक स्मॉल बर्ड लाइक आउटग्रोथ को अराइज करता है, फिर वहाँ से फिर एक डॉटर इंडिविजुअल बन जाएगा। फिर वो डॉटर इंडिविजुअल जब ग्रो कर जाएगा तो वो डिटैच हो जाएगा। मतलब पहले ये अकेला इंडिविजुअल था, फिर इसने एक इंडिविजुअल को बर्थ दिया, फिर ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। चलो, पर अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग ईस्ट में देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल होता है ये सेपरेट नहीं होता अपने पेरेंट सेल से। ये देखो ये सेपरेट हुए हैं क्या, ये आपस में एक चेन की तरह बढ़ते जाएंगे और भी ये चेन की तरह बढ़ते जाएंगे। ईस्ट में ये चेन की तरह बढ़ते जाते हैं, डिटैच नहीं होते। पर यूजुअली बडिंग के केस में जो न्यू बर्ड होता है या जो डॉटर इंडिविजुअल होता है ये जैसे ही ग्रो हो जाता है तो डिटैच हो जाता है, ये दो हो जाएंगे अलग अलग, है ना बेटा। अब हम फ्रेगमेंटेशन को पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ टूट रही होगी, है ना। तो यहाँ पर फिलामेंट ब्रेक होता है, फिलामेंट टूटता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कॉमनली हमें किस में देखने को मिलता है, ग्रीन एल्गी जैसे कि स्पायरोगायरा में देखने को मिलेगा। इनके जो फिलामेंट होते हैं ये टूट जाते हैं, कई बार दो टुकड़ों में और कई बार दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं, 2 और मोर फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं। हर एक फ्रेगमेंट ग्रो कर जाएगा न्यू इंडिविजुअल में। ये हमें किस में भी देखने को मिलता है, बायोफाइट्स में देखने को मिलता है, मॉसेस में, लीवरवर्ट्स में। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या ब्रेक करता है बेटा, फिलामेंट ब्रेक करता है।
कई बार 2 पार्ट में, कई बार 2 से ज़्यादा पार्ट में, 2 फ्रेगमेंट होंगे या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट होंगे, और हर एक फ्रेगमेंट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। ये आपको स्पायरोगायरा में भी देखने को मिलेगा, मोसिस में भी मिलेगा, लीफ में भी मिलेगा। देखो हम अब क्या देख रहे हैं, फ्रेगमेंट इन स्पायरोगायरा। ये यहाँ से फ्रेगमेंट हो गए 2, अब ये एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा और ये दूसरे इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा। स्पोर फॉर्मेशन को, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है बेटा, उसको पढ़ने के लिए पहले आपको स्पोर को समझना पड़ेगा। तो स्पोर्स क्या है बहुत छोटे हैं, थिक वॉल्ड हैं, और क्या है, रेसिस्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो स्पोर को कैसे डिफाइन करोगे कि भाई ये टिनी है, थिक वॉल्ड है, रेसिस्टेंट एसेक्सुअल बॉडीज है। दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और ये प्रोड्यूस होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में भी, बहुत ड्राई कंडीशंस में भी, कोल्ड में भी, मॉइस्चर में भी, कहीं पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। दे डेवलप इन अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होते हैं जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। प्लूरल है स्पोरेंजिया। जो मैच्योर स्पोर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं बाय द रप्चर ऑफ स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजिया में अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और जैसे ही ये रप्चर होगा स्पॉन्जिया, ये सारे स्पोर्स बिखर जाएंगे और इतनी दूर दूर तक जाकर फिर से अपने आप को डेवलप करने लग जाएंगे। बहुत लाइट होते हैं वेट में, तो एयर के थ्रू कैरी करके जा सकते हैं, वाटर के थ्रू कैरी करके जा सकते हैं, मतलब बहुत दूर तक इनकी रीच रहेगी। फिर से सुन लो, स्पोर्स क्या हैं, टिनी है, थिक वॉल्ड है, रेसिस्टेंट एसेक्सुअल बॉडीज़ हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होंगे जिसे आप स्पोरेंजियम कहेंगे, प्लूरल उसका स्पोरेंजिया है। तो बेटा जो मैच्योर स्पोर्स होते हैं वो रिलीज़ करता है कौन, स्पोरेंजिया। कब, जब वो रप्चर होता है, टूटता है। कीप फ्लोटिंग इन द एयर, ये एयर में फ्लोट करते रहेंगे, वाटर के थ्रू फ्लोट करते रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और एक स्पोर डेवलप होगा नए प्लांट में। स्पोरेंजिया में बहुत सारे टीनी स्पोर्स होते हैं और ये हर टीनी स्पोर डेवलप हो जाएगा न्यू प्लांट में। और बेटा इससे फेवरेबल कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो हो जाएगा। इट अकर्स इन फंगी, ब्रेड, मोल्ड। बेटा अब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ेंगे जो सिर्फ प्लांट में होता है। मैं इसको बुक से आपको पढ़ाऊँ उसके पहले एक बात सुनो। कई बार आपने अपने घर में रखे पोटैटो को देखा होगा, तो उसमें आपको इस तरीके की वाइट आइज़ दिखी होंगी, दिखती है ना। अगर आप इन वाइट आइज़ को यहाँ से केयरफुली निकाल लें और किसी पॉट में लगा दें, तो इनसे एक पूरा प्लांट तैयार हो सकता है। ऐसे ही बेटा जो आपने गार्लिक की क्लोव देखी होंगी ना, लहसुन की कली, इसको भी आप जाके अगर एक पॉट में लगा दें तो इससे भी एक प्लांट तैयार हो सकता है। आप अपने पड़ोस वाली आंटी के घर गए, आपने देखा वो जो आंटी थी उनके घर में एक बहुत ही सुंदर प्लांट था, किसका, रोज़ का, जिसमें बहुत बड़े बड़े से रोज़ लगे हुए थे। आपने कहा आंटी क्या मैं भी इस प्लांट को लगा सकता हूँ, मुझे भी ऐसे बड़े बड़े रोजेस चाहिए। तो आंटी बोलेगी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो। वो यहाँ से इस स्टेम को काट के आपको दे देंगी, बोलेंगी इसको आप अपने पॉट में लगा देना। तो इस स्टेम को जब लाकर आप एक पॉट में लगाएंगे ना, तो यहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये ही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। इस मेथड में होता है क्या है बेटा, नया प्लांट तो ग्रो होता है पर वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है। रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, और बर्ड से भी हो सकता है। मनी प्लांट भी तो हम ऐसे ही लगाते हैं बेटा, मनी प्लांट सीड से थोड़ी लगाते हैं। मनी प्लांट हम किसी के घर से भी थोड़ा बहुत तोड़ कर ले आए, उसे पानी में थोड़े टाइम रख दें तो उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे, फिर आप उसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। बेटा जो भी प्लांट हमें मिलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, ठीक है। तो जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आपको नया प्लांट प्रोड्यूस करके मिलेगा ना, तो वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की, बिल्कुल हूबहू पेरेंट की तरह ही होगा।
तो कहाँ कहाँ पर किस किस प्लांट में आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखते हो? तो बनाना में, गार्लिक में, मिंट में, ग्रेप्स में, रोज़ में, पटाटो, शुगर केन। बेटा अभी गर्मियों का टाइम था, अगर आपको कहीं पर पुदीना दिख जाए कि भाई यहाँ तो पुदीना बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा पुदीना वहाँ से तोड़ के लाकर अपने पॉट में लगा दो, उसको खूब सारा पानी दो, तो पुदीना ईजिली ग्रो हो जाता है, किसी सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप इजीली ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल मेथड को। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की आर्टिफिशियल मेथड्स भी होती हैं, पर पहले हम किसको पढ़ेंगे बेटा? नेचुरल मेथड्स को। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्लांट में होता है वो बहुत कॉमन है नेचर में, ठीक है? प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो नेचर में बहुत कॉमन है। इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। प्रोबेबली रेनी सीजन, और ज़्यादातर कब होता है? रेनी सीजन में होता है, और फॉलोइंग वेज से होता है। फर्स्ट, बाय मॉडिफाइड रूट्स। ट्यूबरस रूट्स ऑफ डहेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पेरागस, ये थोड़ी सी स्वेलन होती है क्योंकि सूजी हुई होती है, फूली हुई होती है, क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर होता है और ये ज़मीन के अंदर ही रहती हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकता है इन रूट्स से नेक्स्ट सीजन में। फिर से ध्यान से सुनो। ट्यूबर जैसी जो रूट्स होंगी ना, ट्यूबरस जो रूट्स होंगे, जैसे डहेलिया की रूट्स मान लो, स्वीट पोटैटो की, एस्पेरागस की, ये सोलन होती हैं क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर्ड होता है और ये अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर ही रहती हैं। तो इनसे नया प्लांट ग्रो कर सकता है नेक्स्ट सीजन में। जैसे ये डहेलिया है, ये स्वीट पोटैटो है, ये रूट्स हैं, ये स्वेलन है, इनके अंदर फूड स्टोर्ड है। नेक्स्ट सीजन आएगा तो ये नए प्लांट को ग्रो कर देंगी। नेक्स्ट है मॉडिफाइड स्टेम्स। तो बेटा जो अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं या जो सब एरियल स्टेम्स होती हैं वो इसी तरीके से मॉडिफाई होती हैं कि वो इजीली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर पाएँ। जो अंडरग्राउंड और सब एरियल स्टेम्स होंगी वो मॉडिफाइड होंगी, स्पेशली किसके लिए? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। पहले हम ट्यूबर की बात करेंगे। तो जो पोटैटो है वो स्टेम ट्यूबर है। जैसे मैंने बात की डहेलिया की, एस्पेरागस की, ये रूट ट्यूबर है, मतलब रूट ट्यूबर की फॉर्म में फूली हुई है। पर जब हम पोटैटो की बात करते हैं तो ये स्टेम ट्यूबर है। ये सोलन होता है, सोलन मतलब सूजा फूला हुआ होता है, इसके अंदर फूड स्टोर होता है। इसमें बर्ड होती है ना? पोटैटो में बर्ड होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आइज़। आप तो ज़मीन के अंदर नहीं, आपकी डलिया में जो आलू रखा रहे उसमें देखना कुछ सीजन में इस तरीके से बर्ड निकली हुई आपको दिखेंगे वाइट कलर की, इन्हें क्या कहते हैं? आइज़। ये जो आइज़ होती हैं, दीज आइज़ आर द नोट्स। ये आइज़ ही क्या है? नोट्स हैं। एंड द बर्ड्स इन द आइज़, और आइज़ में जो बर्ड हैं उन्हें ऑक्सिलरी बर्ड कहा जाता है। ये बर्ड एक नए एरियल शूट को जन्म दे सकती हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, आपके घरों में जो आलू रखा है उसमें अगर आपको कहीं आई दिख जाए तो उस आई को वहाँ से केयरफुली निकाल के एक पॉट में लगा दें, वहाँ से नया एरियल शूट डेवलप हो जाएगा। ट्यूबर, पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर ही है। ये सोलन है। आलू कैसा होता है? मोटा ताज़ा होता है ना, उसके अंदर फूड है, स्टार्च है। डिप्रेशन में बर्ड भी मिलेंगे जिन्हें आप आइस कहेंगे। ये जो आइज़ हैं ये नोट्स हैं, ठीक है? एंड द बर्ड इन द आइज़, आइज़ के अंदर जो बर्ड्स हैं वो ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं। इन बर्ड से नया प्लांट, नया शूट आ सकता है। अब बेटा हम पढ़ेंगे बल्ब को। तो मैं बल्ब को पढ़ाऊँ उसके पहले आप सब ने ऑनियन खाया है ना? प्याज सभी लोग खाते हैं, ठीक है? ऐसे ही होता है ना प्याज, यहाँ से रूट सिस्टम डेवलप होता है, यहाँ पे शूट सिस्टम होता है। तो बेटा जब आप अनियन को पूरा बीच से काट देंगे, ठीक है? किस तरीके से? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं काटना, वर्टिकली काटना है। तो आपको पता चलेगा इसमें क्या ऑक्सिलरी बर्ड हैं, किसको टर्मिनल कहते हैं, वो बात दूसरी है। पर इतना याद रखो, बल्ब ये पूरा पार्ट है प्याज का जिसको हम खाते हैं, ठीक है? तो बल्ब में यहाँ क्या लिखा है उसे मैं एक्सप्लेन करूँ उसके पहले प्लांट की इमेज की तरफ चलते हैं। देखो, तो ये है बल्ब ऑफ ओनियन जिसमें ये फ्लैशी स्केल लीव्स हैं। ये लीव्स, ये एक प्याज की जो हम निकालते जाते हैं, ठीक है? लेयर बाय लेयर। अब हम बात करेंगे बल्ब की, टर्मिनल। ये जो बीच वाला पॉइंट है ये टर्मिनल है, ठीक है? टर्मिनल बर्ड है। ये वाला पार्ट इसका डिस्क है और ये वाला पार्ट इसका रूट है।
तो बेटा अगर आपसे पूछे कोई कि ऑनियन क्या है, तो ऑनियन बल्ब है, ठीक है, या अंडरग्राउंड स्टेम है। बल्ब को कैसे डिफाइन करोगे? वेरी शॉर्ट डिस्क शेप्ड, बहुत छोटा है, डिस्क शेप का है, और अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है? डिस्क शेप का है, छोटा है, अंडरग्राउंड स्टेम है। एग्जाम्पल है इसका ऑनियन। इसके अंदर फ्लैशी के लीव्स होती हैं, वो प्याज जो हम खाते हैं ना लेयर बाय लेयर निकाल के, उन्हीं को कह रहे हैं फ्लैशी के लीव्स, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। जो डिस्क लाइक स्टेम होते हैं उसके अंदर टर्मिनल होते हैं, ऑक्सिलरी बोर्ड होते हैं। और बेटा ये जो ऑक्सिलरी बोर्ड हैं इनमें कैपेसिटी होती है कि ये नए ग्रीन एरियल शूट को डेवलप कर सकते हैं, एक नए प्लांट को बना सकते हैं। फिर से देखना, ये जो टर्मिनल बोर्ड है ना, इनसे फिर से एक नया शूट सिस्टम, एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे राइजोम को। राइजोम क्या है? ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्वेल्स अप। ये भी सूजा हुआ होता है क्योंकि इसके अंदर भी फूड होता है। इसके अंदर बर्ड्स होती हैं जो एरियल शूट सिस्टम को डेवलप कर सकती हैं, एक नए प्लांट को बना सकती हैं। राइजोम किस में मिलता है? तो जिंजर में, टर्मरिक में, शुगर कैन में, बनाना में, बैम्बू में। राइजोम क्या है? ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम, ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम, जो सूजे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फूड स्टोर होता है, इनके पास बर्ड्स होती हैं जो नए प्लांट को ग्रो कर सकती हैं। राइजोम किस किस में मिलेगा? जिंजर में, टर्मरिक में, शुगर कैन में, बनाना में और बम्बू में। तो ये है राइजोम ऑफ जिंजर, ये हैं इसकी बर्ड, ये इसके स्केल्स हैं, और ये नोट्स हैं। एक एक नोट से अगर आप इस जिंजर को तोड़कर कहीं किसी पॉट में ग्रो करा देंगे तो जहाँ जहाँ इसकी बर्ड होंगी, है ना, वहाँ से एक नया प्लांट लग जाएगा। आप इसको बीच से ना तोड़ें, इधर से तोड़ लें, इधर से तोड़ लें, या ये वाले पार्ट को तोड़ लें, फिर इसको ज़मीन में गड़ा दें। जहाँ बर्ड होगी वहाँ से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। कॉर्न क्या है बेटा? ये भी सोलन होता है, फ्लैटेंड होता है, राउंडेड बल्ब है जिसके अंदर फूड होता है। तो कॉर्न को कैसे डिफाइन करोगे कि भाई सोलन है, फ्लैट होता है, राउंडेड बल्ब होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। हर कॉर्न ग्रो कर सकता है एक नए प्लांट में और बहुत सारे न्यू कॉर्म्स को डेवलप कर सकता है। एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस। नाउ प्रोपगेशन बाय सब एरियल स्टेम्स। बेटा जो सब एरियल स्टेम्स होती हैं ये सॉइल में ग्रो करने लग जाती हैं, ठीक है। जो रूट और सूट सिस्टम होता है वो नोड से निकलता है और नए प्लांट को जन्म देता है। ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सिलिस, ये क्राइसैंथेमम, मिंट, ये सब इसी मेथड से ग्रो होते हैं। देख रहे हो, ये इससे नया प्लांट बन गया, ये आपस में ग्रो करने लग जाते हैं, है ना। तो सब एरियल स्टेम जो होती हैं ये ग्रो कर सकती हैं सॉइल के साथ। जो रूट और शूट होता है वो इसके नोट से आ जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। एग्जाम्पल है ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सिलिस, क्राइसैंथेमम, मिंट, ये इसी मेथड से ग्रो होते हैं। सपोज करो ये एरियल स्टेम था, ये किसी तरीके से सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, नया ग्रो हो गया, इसका एक और एरियल शूट फिर डेवलप हो जाएगा नए प्लांट में। पढ़ेंगे बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन लीव। बेटा बायरोफिलियम की जो लीव होती है वो बहुत सारे नए बायरोफिलियम के प्लांट बना सकती है। जो फ्लैशी लीव होती है ना बायरोफिलियम की, उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। कहाँ पर? लीव्स के मार्जिन पे। लीव के मार्जिन पे जितने भी नॉचेस होते हैं, ये दिख रहे हैं नॉचेस, ये नॉचेस है ना। तो लीव के मार्जिन्स पे जो नॉचेस होंगे, दिखा, एक इस नॉच से बना है, किस नॉच से, किस नॉच से। चलो, तो जो फ्लैशी लीव्स है बायरोफिलियम की उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। कहाँ पर? नॉचेस में, जो मार्जिन्स पे होती हैं। व्हेन सच अ लीव फॉल ऑन सॉइल, जैसे ही ये लीव है ये मिट्टी में गिर जाएगी तो यहाँ से इंडिपेंडेंट प्लांट बहुत सारे ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। तो बेटा जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो स्टेम के थ्रू हो सकता है, स्टेम कटिंग के थ्रू हो सकता है, लेयरिंग के थ्रू हो सकता है, ग्राफ्टिंग हो सकती है, टिश्यू कल्चर के थ्रू हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होगा? स्टेम कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से, टिश्यू कल्चर से। सबसे पहले स्टेम कटिंग को ही पढ़ते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट का फ्लावर बहुत पसंद आ रहा है, आप सोचते हो आपके घर में भी ये लग जाए, अगर वो रोज़ है, चमेली है, बोगनविलिया है, तो आप क्या करो, उसकी स्टेम कट करके ले आओ और ज़मीन में लगा दो, नया प्लांट आपके पास आ जाएगा। एक हेल्दी यंग ब्रांच को कट कर लो प्लांट से जिसमें लीफ बड्स हो, उसे मॉइस्ट सॉइल में लगा दो। द कटिंग डेवलप्स रूट्स, कटिंग में पहले रूट सिस्टम डेवलप होगा और फिर धीरे से नया प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। चमेली को, बोगनविलिया को, रोज़ को, शुगर केन को आप ऐसे लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे लेयरिंग की। तो लेयरिंग में क्या होता है, एक यंग ब्रांच हम बेंड कर देते हैं, किसकी तरफ? ग्राउंड की तरफ टच करते हुए, फिर उसको मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं, ठीक है। व्हेन रूट सिस्टम, जब रूट सिस्टम उसमें डेवलप हो जाएगा कवर्ड पार्ट में, तो ब्रांच को हम कट ऑफ कर देंगे पेरेंट प्लांट से, नया प्लांट यहाँ से ग्रो होने लग जाएगा। जैसे जैस्मिन इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, मिंट, वाइन। देखो स्प्रिंग को पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों ने घर में भी की होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास जो रोज़ है उसका कलर बहुत अच्छा है, पर सामने वाली आंटी के पास जो रोज़ है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग की प्रोसेस को वहाँ परफॉर्म करते हैं। एक जो स्टेम होगी, एक जो प्लांट होगा वो आपके पॉट में लगा हुआ होगा, इसको हम कट करेंगे, फिर आंटी से बोलेंगे आंटी एक स्टेम हमें कट करके दो, तो आंटी कट करके दे देगी, उसको इस तरीके से आपको लगा देना है और यहाँ पर थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा मिट्टी और वो सारी चीज़ों को लेकर के इनको टाई कर देना है, क्योंकि स्टोक इसको कहेंगे और साइन इसको कहेंगे। तो स्टॉक के पास अवेलेबिलिटी है सॉइल की, न्यूट्रिएंट ये सॉइल से ले लेगा, वाटर ले लेगा, तो ये साइन को सारी चीज़ें सप्लाई करेगा। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे जो टिश्यू थे साइन के और स्टॉक के, इन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया और एक नया प्लांट तैयार हो गया है। एक बार बुक में पढ़ ले। चलो, इस मेथड में क्या होता है, स्टेम कट की जाती है बड के साथ प्लांट की, जिसे साइन कहते हैं, इसे स्टॉक के साथ रखा जाता है, जो कि क्या है, रूटेड प्लांट है। जो साइन और स्टॉक होता है उन्हें साथ में बांध देते हैं, ठीक है। स्टॉक के पास एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है सॉइल के अंदर। थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे जो टिश्यू थे स्टॉक के और साइन के, उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया, एक नया प्लांट बन गया है। जो स्टॉक है उसका काम था कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट साइन तक सप्लाई करे। इस मेथड का बेटा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि इस मेथड को यूज़ किया जाता है न्यू वैरायटीज़ के ऑर्नामेंटल प्लांट को डेवलप करने के लिए, फ्रूट ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, जैसे रोज़, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, जिनमें हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हो कि भाई मैंगो का साइज़ तो इस वाले पेड़ का अच्छा है, पर जो स्वीटनेस है वो इस वाले मैंगो की ज़्यादा अच्छी है, तो दोनों को मिला करके हम साइज़ और स्वीटनेस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ऐसे ही रोज़ में कलर और साइज़ को लेकर के काम कर सकते हैं। तो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाएं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमें मिल जाएं, इसीलिए ये ग्राफ्टिंग का काम किया जाता है। देखो ये इसको बोलते हैं स्टोक, इसको बोलते हैं साइन, ये इन दोनों को बांध दिया है, थोड़े टाइम बाद यहाँ टिश्यू एक दूसरे के ज्वाइन कर लेंगे और ये नया प्लांट बन जाएगा। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 2, reproduction in plants. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। अब क्या होता है टिश्यू कल्चर? तो बेटा जब भी आप नए प्लांट को ग्रो कराएं शेल कल्चर टेक्निक के थ्रू या टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू, तो इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन।
कोई पूछेगा आपसे क्या है माइक्रो प्रोपगेशन, तो क्या बोलोगे कि भाई जब मैं सेल कल्चर टेक्निक का यूज करूं, टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करूं और प्लांट को ग्रो कराऊं तो वो काय के अंदर आएगा माइक्रो प्रोपगेशन। अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भाई क्या है टिश्यू कल्चर टेक्निक या क्या है सेल कल्चर टेक्निक। तो बेटा होता क्या है, इसमें हम एक स्मॉल पीस लेते हैं किसी भी प्लांट का, और वो जो स्मॉल पीस होता है वो हमेशा हम प्लांट के टिप से कट करते हैं। भाई प्लांट के टिप से क्यों कट करते हैं, क्योंकि वहीं पर लिविंग सेल्स होते हैं, है ना। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में आप एक स्मॉल पीस लेते हैं टिश्यू का, जिसे आप कहेंगे एक्स प्लांट, ये कट कर देते हैं आप किसी भी प्लांट के ग्रोइंग टिप से। कर दिया कट आपने। अब टिप ही क्यों कट किया, क्योंकि टिप में ही होते हैं लिविंग सेल्स, ठीक है, जो रैपिड सेल डिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। फिर इसको आपने टिप लिया था ना प्लांट का, उसको आप रखेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होगा बेटा, एक ऐसी सॉइल है ना जहां पर विटामिन्स हो, ऑक्सिन्स हो, साइटोकाइनिन्स हो। अब ऑक्सिन साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं, तो बेटा ये प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में आपको उस प्लांट के टिप को रखना है अंडर एसेप्टिक कंडीशन। अब एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या है बेटा, किसी ऐसी जगह आप ओपन में उस प्लांट के टिप को ना रख दें जहां सेल डिवीजन पॉसिबल ही ना हो, उसके ऊपर फंगस लग जाए, ईस्ट लग जाए, है ना, कोई कीड़ा मकोड़ा आके उसको परेशान करे। एसेप्टिक कंडीशन मतलब जहां बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस ना हो। अब इसका जो सेल होगा वो रैपिडली डिवाइड होने लग जाएगा और एक सेल मास को तैयार कर लेगा। आपने लिविंग सेल्स लिए ही इसीलिए थे ना, जिसे आपने एक्सप्लांट कहा, वो क्या है, लिविंग सेल्स है ना, प्लांट का टिप है। तो वो सेल अब डिवाइड होंगे तो सेल मास तैयार कर लेंगे। उस सेल मास को क्या कहते हैं, कैलस। अब दो चीजें बहुत ध्यान से सुन लो, एक्सप्लांट क्या है, किसी भी प्लांट का ग्रोइंग टिप है, ठीक है। कैलस क्या है, जब वो ग्रोइंग टिप मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, है ना, उसमें सेल डिवीजन होने लग जाएगा, उसको क्या कहेंगे, कैलस। फिर आप कैलस को ट्रांसफर कर दोगे अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम में, जिसके अंदर प्लांट हार्मोन होंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे। प्लांट न्यूट्रिएंट मैंने पहले ही बताया, जिसमें विटामिन हो, सुक्रोज हो, ठीक है, ऑक्सिन्स हो। जो सेल्स होते हैं कैलस के, जब वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम में रहेंगे तो डिवाइड होने लग जाएंगे, है ना, रूट सिस्टम डेवलप होने लग जाएगा, शूट सिस्टम डेवलप होने लग जाएगा, बहुत सारे न्यू प्लांटलेट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। देखो इस डायग्राम में अच्छे से दिया है कि ये कल्चर मीडियम था, ये कैलस क्या है बेटा, सेल जब डिवाइड होके सेल मास में रेडी हो गए उसको कहा कैलस। फिर ये जो कैलस है, इससे आपको बहुत सारे प्लांटलेट्स देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट देखने को मिल रहे हैं ना। ये जो प्लांटलेट्स होंगे हम इन्हें ग्रो कर देंगे पॉट्स में, जिसमें सॉइल होगी। अब हम वो सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनको हम ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू। एस्पेरागस, क्या, एस्पेरागस, क्राइसैंथेमम, ऑर्किड्स, ये 3 एग्जाम्पल हैं वो प्लांट जो टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो किए जा सकते हैं। एस्पेरागस, क्राइसैंथेमम, ऑर्किड्स। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस समझेंगे कि भाई आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कराने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो है बेटा, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आप कॉमनली यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर, जब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं, हॉर्टिकल्चर। फ्लावर्स, फ्रूट्स किसका पार्ट है, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर तो आप भाई पल्सेस ग्रो कर रहे हो, वीट ग्रो कर रहे हो, राइस ग्रो कर रहे हो। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कॉमनली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, साथ ही साथ डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज। बेटा जो भी फ्रूट ट्री है, एक ऐसी फ्रूट ट्री को हम तैयार कर सकते हैं जो डिसीज रेसिस्टेंट है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगती, जिसका यील्ड बहुत ज़्यादा हाई है। बेटा नेक्स्ट, जो टिश्यू कल्चर है उसके थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हो
एक टिनी पीस ऑफ प्लांट से, प्लांट का एक टिनी पीस लिया, उससे आपने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स डेवलप कर लिए थ्रू टिश्यू कल्चर। द प्लांट्स ग्रोन आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो प्लांट यहाँ पर ग्रो होंगे वो कैसे होंगे, इन्फेक्शन से फ्री होंगे। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है, प्लांट को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, बहुत सस्ते में ग्रो कर सकते हो। रैपिड मतलब बहुत फास्ट होता है, इजी मतलब प्रोसेस इजी होती है, चीपर मतलब सस्ता मीडियम है, ठीक है। तो प्लांट प्रोपेगेशन चीप है, इजी है, रैपिड है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसमें प्लांट में फूल और फल बहुत जल्दी आते हैं। तो पहला एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बहुत तेजी से ये प्लांट ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं, इजी वे में करते हैं, सस्ता बहुत चीपर मेथड है ये प्रोपेगेशन का। और ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम ग्रो करते हैं उनमें फ्लावर्स भी जल्दी आते हैं, फ्रूट्स भी जल्दी होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग मतलब जो न्यू प्लांट्स मिलेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जो नए प्लांट्स होंगे वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे पेरेंट प्लांट की। आपको एक अच्छा पेरेंट प्लांट मिलता है जिसमें डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी है ना, जो फ्रूट अच्छे देता है, जो फ्लावर अच्छे देता है, उसकी मल्टीपल कॉपी आप बना सकते हो, उसकी एग्जैक्ट कॉपी आप बना सकते हो। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, जो नया प्लांट बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट प्लांट का। इजी टू ग्रो, बस आपको पेरेंट प्लांट को अच्छा खोजना है, अच्छा ढूंढना है। भाई ये प्लांट जो था इसमें फूल भी जल्दी आ गए, फल भी जल्दी आ गए, है ना, इसमें डिसीज भी नहीं लगती है, डिसीज रेसिस्टेंट भी है, तो चलो इसकी एग्जैक्ट कॉपीज हम बनाते हैं, तो वो आप बना सकते हैं। इजी टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। ध्यान देने की ज़रूरत अर्ली स्टेजेस में बहुत कम पड़ती है। प्लांट ग्रो वेजिटेटिवली यूजुअली नीड लेस अटेंशन इन अर्ली स्टेजेस। प्लांट ग्रोथ की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें हम कम भी ध्यान दें तो चल जाएगा, इजीली ग्रो हो जाता है प्लांट, है ना। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन विदाउट सीड फॉर्मेशन। आपको सीड फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिना सीड फॉर्मेशन के आप काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स जैसे कि बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोज, पाइनएप्पल, डहलिया जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स, उन्हें आप वेजिटेटिवली ग्रो कर सकते हो। गुलाब का जो फूल होता है आपने देखा होगा, कहीं से कलम काट के लाए लगा दी, है ना। तो बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वायबल सीड प्रोडक्शन नहीं करते, उनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना सीड के। एग्जाम्पल बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोज, पाइनएप्पल, डहलिया। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के डिसएडवांटेजेस को, हानियां, लॉस। भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो पहला है बेटा, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्लांट ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे हैव मोर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। विद द सडन स्प्रेड ऑफ डिसीज इन द फार्म, अगर फार्म में मतलब जो आपका एरिया है जहाँ पर आपने प्लांट ग्रो किए हैं वहाँ पर कोई डिसीज स्प्रेड हुई तो वो हर प्लांट को लग जाएगी, है ना, क्योंकि सारे ही प्लांट जेनेटिकली कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। नेक्स्ट, ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट। और बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है। जो प्लांट ग्रो होते हैं वो सेम एरिया में ग्रो हो जाते हैं क्योंकि सीड डिस्पर्सल तो है ही नहीं। सीड डिस्पर्सल में क्या होता है, एक सीड यहाँ गिरा, दूसरा यहाँ गिरा, तीसरा यहाँ गिरा, तो इनको पर्याप्त सॉइल मिल जाएगी, उस सॉइल का वाटर मिल जाएगा, तो इनके पास सफिशिएंट स्पेस है ग्रो करने के लिए, है ना। पर जब सीड डिस्पर्सल नहीं होता वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत पास पास हो जाते हैं और फिर इन्हें सोर्सेस के लिए आपस में लड़ना पड़ता है, सॉइल के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। 2 पेरेंट्स होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे न्यू इंडिविजुअल के लिए,
ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी राइज होता है न्यू इंडिविजुअल का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है बेटा? गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स बनाने के लिए कौन चाहिए? 2 पेरेंट्स चाहिए, तभी राइज हो पाएगा किसका? न्यू इंडिविजुअल का। अब हम फ्लावर को पढ़ेंगे। नाउ फ्लावर, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बेटा क्लास 6 में जब आप थे तब आपने पढ़ाई की थी, फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा था। ठीक है, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इट फॉर्म सीड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। फ्लावर से ही सीड मिलेगा, सीड से फिर आप नए प्लांट को बनाएंगे। एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसके पास क्या होता है बेटा? 4 वॉल्स। बेटा एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें 4 वॉल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। याद रखना, आप लोगों ने क्लास 6 में फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ा है। फ्लावर से ही क्या फॉर्म होता है? सीड फॉर्म होता है, और सीड से फिर एक नए प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। इट फॉर्म सीड्स। क्या? फ्लावर फॉर्म सीड्स, और सीड से आप नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। कंप्लीट फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है बेटा, इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है एक्सेसरी वॉल्स, कैलेक्स, करोला। क्या है ये? एक्सेसरी वॉल्स। पर वहीं पर एसेंशियल वॉल्स हैं एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब बेटा इन्हें 2 कैटेगरी में क्यों बांटा है? तो बेटा जो एसेंशियल वॉल्स होते हैं एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बेटा ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेन रिप्रोडक्शन का काम करने वाले। ठीक है, अब हम एक्सेसरी वॉल्स की बात करें तो एक्सेसरी वॉल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेसरी वॉल्स को। तो एक्सेसरी वॉल्स में पहले क्या आएगा? कैलेक्स। कैलेक्स क्या है? ये आउटर मोस्ट वॉल्स है फ्लावर का। फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल्स क्या कहलाता है? कैलेक्स। इसमें 5 या 5 से ज़्यादा ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स होती हैं ये। ठीक है, दिख गई आपको? दे प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है। फिर से ध्यान से सुनो, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होगा तो उसकी इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी है? लीफ लाइक सेपल्स को दी है, जो 5 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है। और ये ही आउटर मोस्ट वॉल्स है फ्लावर का। तुम लोगों ने रोज बर्ड को तो देखा होगा ना, इस तरीके से और इसके अंदर फ्लावर होता है। फिर धीरे धीरे ये सेपल्स ऐसे नीचे की तरफ आते जाएंगे और फूल खिलेगा। ये देखो ना यार, ये ठीक है। बर्ड में दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये चाइनी रोज है, इसके ये सेपल्स हैं, है ना, और ये रोज के सेपल्स हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, समझो लो बस। ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम। जब बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है ना तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये सेपल्स, कैलेक्स। ठीक है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसलिए ये यहाँ पर आपको ओपन दिख रहे हैं। पर जब इनिशियल स्टेज में फ्लावर रहता है तो ये फ्लावर को कवर करके रखता है। उसके बाद करोला, ये सेकेंड वॉल्स होता है फ्लावर का। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 5 और मोर ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। इसमें भी 5 या 5 से ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होती हैं। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं, मैमल्स को अट्रैक्ट करती हैं, जिससे फ्लावर में पॉलिनेशन हो पाए। करोला, ये सेकेंड वॉल्स है फ्लावर का। ये इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है बर्ड, इंसेक्ट, मैमल्स को अट्रैक्ट करना। किस लिए? जिससे फ्लावर में पॉलिनेशन हो पाए। ये किससे मिलके बना होता है? 5 या 5 से ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड पेटल से मिलके बना होता है। तो बेटा करोला कैसे डिफाइन करोगे? क्या है करोला? करोला है पेटल्स का ग्रुप। ठीक है, किसी में 5 पेटल होती हैं, किसी में 5 से ज़्यादा पेटल भी हो सकती हैं, कितनी भी पेटल हो सकती हैं, है ना। तो करोला क्या है? सेकेंड वॉल्स है फ्लावर का।
ये किससे मिलके बना होता है? ब्राइटली कलर्ड पेटल से मिलके बना होता है, जो 5 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये करोला, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स। ये क्या करता है भाई? ये इंसेक्ट को, बर्ड को, मैमल को अट्रैक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल वर्ड्स को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एंड्रोसियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव रोल होता है, वर्ल्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होता है। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। इसमें क्या क्या आता है? स्टैमेन, और हर स्टैमेन बनता है सेक लाइक एपिकल एंथर से। क्या बोला मैंने? सेक लाइक एपिकल एंथर। ये देखो, ये है स्टैमेन, स्टैमेन में आता है एंथर, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट और एंथर। तो एंड्रोसियम को कैसे डिफाइन करोगे कि भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है, इसमें स्टैमेन्स होते हैं और हर स्टैमेन फॉर्म होता है सेक लाइक एपिकल एंथर में, ठीक है। लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर, और एंथर के अंदर क्या होते हैं? ये जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर, और इसमें क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। तो फिलामेंट एंथर किसका पार्ट है? स्टैमेन का पार्ट है, ठीक है। पॉलन ग्रेन किसके अंदर होते हैं? एंथर के अंदर होते हैं, और इनमें क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। अब गाइनोशियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे ही हम पिस्टल भी कहते हैं। इसके अंदर आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सुनो, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? गाइनोशियम है। इसे ही आप पिस्टल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में ही ओव्यूल्स होते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स हैं या एग है, ये कहाँ पर ही फॉर्म होता है? ओव्यूल में फॉर्म होता है। नाउ यूनिसेक्शुअल एंड बाइसेक्शुअल फ्लावर्स। देखो बेटा, फ्लावर जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, स्टैमेन भी होगा और पिस्टल भी होंगे, उन्हें बाइसेक्शुअल फ्लावर कहेंगे। वो फ्लावर जिनमें या तो स्टैमेन्स होंगे या सिर्फ पिस्टल होंगे, उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। जो मेल फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर्स आर कॉल्ड स्टैमिनेट फ्लावर्स, और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उन्हें कहते हैं पिस्टुलेट फ्लावर्स। अब हम बात करेंगे डायोशियस और मोनोशियस प्लांट की। डायोशियस और मोनोशियस। यूनिसेक्सुअल में क्या देखा हमने? वो फ्लावर जिनमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। पर जिसमें सिर्फ एक होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, उसे क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। ऐसे ही हम पढ़ेंगे डायोशियस एंड मोनोशियस प्लांट। बेटा, वो प्लांट जिसमें प्लांट बियरिंग मेल फ्लावर्स इन वन प्लांट एंड फीमेल फ्लावर इन अनदर प्लांट, वो प्लांट जिनमें मेल फ्लावर एक प्लांट में होता है और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में होता है, उन्हें कहते हैं डायोशियस प्लांट। एग्जाम्पल पपाया, क्या इसका एग्जाम्पल है? पपाया और साइकस। फिर से सुनो, प्लांट बियरिंग मेल फ्लावर इन वन प्लांट, वो प्लांट जिसमें मेल फ्लावर एक प्लांट में होगा, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में होगा, उन्हें डायोशियस कहते हैं, जैसे पपाया और साइकस। वो प्लांट बियरिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी होगा फीमेल फ्लावर भी होगा, उसे हम कहते हैं मोनोशियस। मेज, कोकोनट, मेल एंड फीमेल फ्लावर एक साथ में आ गए, मोनोशियस। एक में मेल फ्लावर आए, दूसरे में फीमेल फ्लावर आए, डायोशियस। बेटा, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म को। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड फॉर्मेशन होगा, फिर फ्रूट आएंगे, फिर सीड डिस्पर्सल होगा, ठीक है। या तो सीड का डिस्पर्सल होगा या फ्रूट का डिस्पर्सल होगा, और फिर सीड जर्मिनेशन होगा, और फिर ये साइकिल ऑन एंड ऑन चलती जाएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में तो कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी? सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन होगा, फिर सीड का डिस्पर्जल होगा, फ्रूट का डिस्पर्जल होगा, और बाद में वो जो फ्रूट है उसके थ्रू जो सीड आएगा वो जर्मिनेट होगा। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। एंथर से पिस्टल के स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। फिर से ध्यान से सुनो, जो ट्रांसफर होता है ना किसका? पोलन ग्रेन का। कहाँ से? एंथर से। कहाँ पर? स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। ये पहली स्टेप होती है सीड फॉर्मेशन प्रोसेस की। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कई बार सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, कई बार क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तब होगा जब जो सेम फ्लावर होगा उसमें हो रहा है, या दो फ्लावर जो सेम प्लांट के बीच के हैं उनमें हो रहा है। फिर से ध्यान से सुनो, सेल्फ पॉलिनेशन कब कहोगे? जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है या एक प्लांट के दो फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। क्या एडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? फ्लावर्स नीड नॉट टू बी सेंटेड और ब्राइटली कलर्ड। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की ज़रूरत नहीं, सेंट खुशबू की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों एक ही जगह अवेलेबल हैं। ठीक है, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, एक प्लांट के दो फूलों में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हमें सेंटेड और ब्राइट कलर की ज़रूरत नहीं है। सेंटेड और ब्राइट कलर की ज़रूरत जब होती है जब हमारे पास बटरफ्लाई आए, ठीक है, बीज आए जो पॉलिनेशन को परफॉर्म करा पाए, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। They need not to produce large number of pollen grains। इन्हें ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत नंबर में pollen grains को प्रोड्यूस करें और फिर बीज इन pollen grains को लेकर के अलग अलग प्लांट के ऊपर जाएं। There is no need of pollinating agent। pollinating agent की ज़रूरत ही नहीं है। किसको कहते हैं pollinating agents? Insects, birds। तो भाई पहला एडवांटेज है कि फ्लावर को सेंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्राइट कलर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोड्यूस करें लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स को। साथ ही साथ इन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, किसी बर्ड की, किसी बी की, किसी बटरफ्लाई की ज़रूरत नहीं है। इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस। ये रेस की प्योरिटी को मेंटेन करते हैं। जो नया प्लांट बनता है वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स की तरह। नया प्लांट किसकी तरह ही होगा? अपने पेरेंट की तरह होगा। डिसएडवांटेज क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन का? न्यू वैरायटीज आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, रेसिस्टेंस फॉर डिसीज इन प्लांट डिक्रीजेस। प्लांट के अंदर जो डिसीज को रेसिस्ट करने की पावर है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। इस डायग्राम में बहुत ही खूबसूरती से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को दिखाया गया है। तो बेटा ए और बी पॉइंट को आप देखो, ये ए है और ये बी है। देखो, जब पॉलिनेशन एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो, है ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। एक ही फ्लावर में हो तो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। पर ये दो अलग अलग प्लांट हैं और इसके बीच में, दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट के दो फ्लावर्स हो या एक ही फ्लावर्स में हो, एक ही फ्लावर में हो या दो फ्लावर्स में हो, तो सेल्फ दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग फ्लावर हैं, दो अलग अलग प्लांट के उनके बीच में हो तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन टू सेपरेट प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड के दो अलग अलग प्लांट होंगे, उनके दो अलग अलग फ्लावर होंगे, उसके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। शर्त बस इतनी ही है कि सेम काइंड के फ्लावर होने चाहिए, रोज। ठीक है, जब दो प्लांट इन्वॉल्व हो, दो प्लांट के फ्लावर इन्वॉल्व हो तो क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस।
भाई जो नई वैरायटी मिलेगी ना हमें प्लांट की, वो डिसीज रेसिस्टेंट होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी। इंश्योर्स न्यू वेराइटीज, और क्रॉस पॉलिनेशन न्यू वेराइटी को भी इंश्योर करता है जिसमें नए कैरेक्टर्स होंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इट डिपेंड्स ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट। भौरा, मधुमक्खी, तितली, चिड़िया आई तो पॉलिनेशन होगा, नहीं आई तो नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा बुरी बात यही है कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बर्ड्स होना ज़रूरी है, इंसेक्ट्स होना ज़रूरी है। फ्लावर्स नीड टू बी सेंटेड एंड ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स का सेंटेड होना बहुत ज़रूरी है जिससे नेक्टर के लिए बीज आए, बटरफ्लाइज आए, और ब्राइट कलर का होना ज़रूरी है जिससे ये इंसेक्ट अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। It is a wasteful process as pollen grains are to be produced in large number. ये wasteful process है क्योंकि इसके लिए pollen grains को large number में produce होना बहुत ज़रूरी है। pollen grains अगर ज़्यादा large number में produce नहीं होंगे तो cross pollination कम और कम होता जाएगा, मतलब chances कम हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को और क्रॉस पॉलिनेशन को। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट के एक फ्लावर में ही पॉलिनेशन होगा, है ना, या सेम प्लांट के दो फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। पर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपको पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर। यहाँ पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र तो होगा पर एक ही पेड़ के एक फूल में ही होगा या दो फूलों में हो जाएगा, पर यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट चाहिए, उनके दो फ्लावर होने चाहिए अलग अलग, है ना। पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एंथर स्टिग्मा, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम, एक ही टाइम में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होता है। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, है ना। बाइसेक्शुअल फ्लावर है उसमें एंथर स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, और यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनमें मिक्स्ड फीचर मिलते हैं मेल एंड फीमेल पेरेंट के। ये एक ही प्लांट में थे, ये दो अलग अलग प्लांट में थे, तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन में आप नए वेराइटीज प्लांट की नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा हो सकता है। बेटा अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के एजेंट्स को। तो पॉलिनेशन किस किस के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट से, विंड से और वाटर से। पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है, जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो तो उसे ही हम कहते हैं एंटोमोफिली। इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बीज, मधुमक्खी, वेस्प, मोथ, बटरफ्लाई, ये फ्लावर को विजिट करती हैं। भाई क्यों फ्लावर को विजिट करती हैं, इनको कौन सी मीटिंग करनी है, ये फ्लावर को विजिट करती हैं नेक्टर के लिए, जूस के लिए, रस के लिए, है ना। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली के लिए आपको क्या चाहिए, हनी बीज, वेस्प, मोथ, बटरफ्लाई, ये कहाँ जाएंगी, ये फ्लावर को के पास जाएंगी, फ्लावर को विजिट करेंगी। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि इन्हें नेक्टर चाहिए। वाइल कलेक्टिंग नेक्टर, जब ये फ्लावर का जूस, रस कलेक्ट कर रही होती हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से स्टिक कर जाते हैं, जो इंसेक्ट होता है उसकी बॉडी पे कुछ पॉलन ग्रेन्स लग जाएंगे। व्हेन दिस इंसेक्ट विजिट अनदर फ्लावर, वो अब एक फ्लावर से उड़ी और दूसरे पे बैठ गई, तो जो पॉलन ग्रेन्स थे वो ब्रश्ड ऑफ हो जाएंगे, है ना। कुछ पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर है। एक मधुमक्खी एक फूल पे बैठी, वहां पर उसने कुछ पॉलन ग्रेन्स को लिया नहीं, बाय डिफॉल्ट उसकी बॉडी में चिपक के उसके साथ चला गया। वो दूसरे फ्लावर पे बैठी और वो जो पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी में लगकर आ गए थे वो वहां पर निकल जाएंगे, ब्रश ऑफ हो जाएंगे, तो ट्रांसफर हुआ ना पॉलेंस का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। पहला, टू इंश्योर दैट इंसेक्ट विजिट देम, भाई ये इंश्योर कराना है कि इंसेक्ट विजिट करे। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, पहले नेक्टरीज दैट प्रोड्यूस नेक्टर। सेकेंड, स्वीट स्मेल हो, ब्राइट कलर्स हो, मीठी मीठी खुशबू उनके पास से आए, ब्राइट कलर हो। स्टिकी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा हो, स्टिकी हो,
स्टिकी पॉलन ग्रेन्स हों। तो भाई इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए फ्लावर से, फ्लावर की स्वीट स्मेल हो, उस फ्लावर का खूब सुंदर सा कलर हो, स्टिकी स्टिग्मा हो, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स हो। दे ऑल्सो हैव लार्ज लूजली अटैच्ड एंथर, और इनमें बहुत सारे लूजली अटैच्ड एंथर होने चाहिए। एंड स्टिग्मा हैंगिंग आउट ऑफ द फ्लावर, और स्टिग्मा फ्लावर से हैंग आउट कर रहा हो टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, जिससे वो क्या ट्रैप कर पाए, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर पाए। फिर से ध्यान से सुनो, इनमें लार्ज लूजली अटैच्ड एंथर्स हो और जो स्टिग्मा हो वो फ्लावर से बाहर की तरफ हैंग कर रहा हो, जिससे वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर पाए, जैसे जैसे यहाँ दिखाया है। क्या ये होता है बेटा हैंगिंग स्टिग्मा, है ना, इसको कहते हैं। ये जासौन का फूल है, जैसे चाइनीज रोज भी कहते हैं, गुड़हल भी कहते हैं। ये गुड़हल है और ये गुड़हल का हैंगिंग स्टिग्मा। एग्जाम्पल्स: स्वीट पी, ऑर्किड्स, बटरकैप, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, साल्विया। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो बेटा फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, इसमें फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए। यहाँ पर फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड ऑफन वाइट इन कलर। विंड पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं यूजुअली उनका कलर वाइट होता है। बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है ना इनकॉन्स्पिक्यूअस, इसका मीनिंग होता है डल कलर का, बहुत छोटा। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो यूजुअली वाइट कलर के होते हैं, ऑफन वाइट कलर के होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सुंदर दिखने वाले नहीं होते हैं, ब्राइट कलर नहीं होते हैं, इनमें स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। पर अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की हम बात करें तो ये लार्ज होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर्स में हैव सेंट और नेक्टर, फ्लावर में या तो सेंट होगा या नेक्टर होगा, ठीक है। फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर, फ्लावर सेंट नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें, पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज, पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज, रफ एंड स्टिकी। पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा होंगे, रफ होंगे, स्टिकी होंगे। पॉलन ग्रेन्स स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो रफ भी होंगे और स्टिकी भी होंगे। यहाँ पर स्टिग्मा स्टिकी होता है, नॉब लाइक होता है। यहाँ पर स्टिग्मा बड़ा होता है, फेदरी होता है ना। हवा से उड़ के जाए तो फेदरी होना तो ज़रूरी है। कैलैक्स करोला ये वेल डेवलप्ड होते हैं, है ना, एंड लार्ज एंड दे प्रोटेक्ट एसेंशियल वर्ल्ड्स, एसेंशियल वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कैलैक्स और करोला। कैलैक्स और करोला आर रिड्यूस टू एक्सपोज एसेंशियल वर्ल्ड्स, और कैलैक्स और करोला इतने छोटे होते हैं कि एसेंशियल वर्ल्ड्स एक्सपोज हो जाते हैं। स्टैमिन, गाइनोशियम आपको दिखने लगते हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं होते। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में। बहुत वेस्टेज होता है पॉलन ग्रेन्स का, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। बेटा फिर से सुन लो, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वहाँ कैलैक्स करोला बड़े होते हैं और ये एसेंशियल वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पर अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ कैलैक्स करोला ये एक्सपोज करते हैं एसेंशियल वर्ल्ड्स को, स्टैमिन्स को, गाइनोशियम को। Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss part 3 of chapter number 2, reproduction in plants. बेटा पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो तो वो हाइड्रोफिली कहलाएगा। वाटर पॉलिनेशन किस में होगा? तो भाई एक्वेटिक प्लांट में होगा, उन पेड़ पौधों में होगा जो पानी में है, जैसे सी ग्रास, हाइड्रेला, वेलेसिनेरिया। अब बेटा वेलेसिनेरिया से समझो आप कि वेलेसिनेरिया में जो मैच्योर मेल फ्लावर होता है, किसका? मेल प्लांट का। मेल प्लांट का जो मेल फ्लावर होगा, जो मैच्योर हो गया होगा, वो उससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और फ्लोट करने लगेगा पैसिवली। अब पैसिवली क्यों लिखा है? क्योंकि उसने अपनी दम पे फ्लोट नहीं होना है,
पानी के बहाव के साथ बहते चले जाना है ना। तो वेलिस्नेरिया में होगा क्या, एक मेल फ्लावर जो मैच्योर स्टेज में आ गया होगा, और वो होगा भी किसका, मेल प्लांट का होगा, वो उससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और फिर पैसिवली फ्लोट करने लगेगा। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ फीमेल फ्लावर, और जब वो फीमेल फ्लावर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। बाय द रप्चर ऑफ एंथर, एंथर टूटेगा और जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। देखो बेटा, हमने माना कि यहाँ पर एक मेल प्लांट है वेलिसिनेरिया का, यहाँ पर एक फीमेल प्लांट है वेलिसिनेरिया का। यहाँ से मेल फ्लावर टूट कर फ्लोट करना चालू कर देगा, ये पैसिवली फ्लोट करेगा, जैसी वाटर की डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में फ्लोट करेगा। कोई जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में फ्लोट करे, वाटर की डायरेक्शन ये होगी तो वो उस डायरेक्शन में फ्लोट करने लग जाएगा। अभी फ्लोट करके जब फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में, फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा, तो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। कैसे, एंथर की रप्चर होने से। रप्चर होने का मतलब होता है टूट जाना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फ्लावर्स स्मॉल होंगे और लाइट होंगे फॉर फ्लोटिंग। बहुत बड़ा सा हो जाएगा तो फ्लोट ही नहीं कर पाएगा ना बेटा, तो छोटे छोटे फूल होंगे और लाइट होंगे, हल्के होंगे। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट। बेटा वाटर पॉलिनेशन तब होगा जब मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांट में अवेलेबल होंगे। तो फ्लावर लाइट हो, स्मॉल हो, जिससे फ्लोट इजीली हो पाए। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो सेपरेट प्लांट्स पे। मेल फ्लावर डिटैच फ्रॉम प्लांट एंड फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। मेल फ्लावर हमेशा क्या करता है, डिटैच हो जाता है किससे, अपने प्लांट से, और पानी के सरफेस पे तैरने लगता है, फ्लोट होने लगता है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। पॉलन ग्रेन्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि बेटा जो फूल बहकर दूसरी दिशा में जा रहा है, फीमेल फ्लावर की तलाश में जा रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फीमेल फ्लावर कितनी दूरी पे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जब साथ में फ्लोट करना चालू होंगे तो हम मान सकते हैं कि उनमें से कुछ पॉलन ग्रेन एनकाउंटर कर पाएंगे किसको, फीमेल फ्लावर को। पॉलन ग्रेन्स क्यों चाहिए लार्ज नंबर में, देखो बेटा ये मेल फ्लावर था जो अलग होके यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि फीमेल फ्लावर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। और पॉलन ग्रेन्स कम रहे तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अभी तो हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन, फिर पढ़ा क्रॉस पॉलिनेशन, अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को। तो बेटा सीड्स की क्वालिटी को हमें अगर उन्नत बनाना है, इम्प्रूव करना है, ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सीरियल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फ्रूट वेजिटेबल की एक अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की तरफ जाएं। क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराना कोई इजी काम नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या पढ़ोगे कि हम सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, भले ही वो ग्रेन का हो, सीरियल का हो, फ्रूट का हो, वेजिटेबल का हो, है ना, जिससे कि हम हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड को कैटर कर पाए, बहुत तेजी से बढ़ने वाली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको खाना दे पाए। और ये पॉसिबल कभी होगा बेटा जब हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की तरफ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, जो प्लांट्स होते हैं जिनमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें आने वाले फ्रूट या वेजिटेबल में चाहिए। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में हम करते क्या हैं, उन प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हों। उसे सेलेक्ट कर लिया आपने, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्शन। भाई मैंने एक प्लांट को लिया जिसमें फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा था, मुझे उसी साइज़ के फ्लावर चाहिए हैं। अब अगर मैं रोज़ की बात कर रही हूँ, मैं समझो फूलों में बिजनेस करती हूँ, रोज़ सेलिंग का मेरा बिजनेस है, बुके सेलिंग का मेरा बिजनेस है। तो भाई एक रोज़ का प्लांट मुझे ऐसे मिला जिसमें
ऐसे मतलब सेंट भी बहुत है, उसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो मुझे लगा कि अब मुझे ऐसे ही रोजेस चाहिए, तो मैंने उस प्लांट को सिलेक्ट कर लिया। ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिलेक्शन। इन केस ऑफ बाइसेक्शुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्शुअल फ्लावर हैं तो उसमें क्या करते हैं बेटा, स्टैमेंस को आप रिमूव कर दोगे, किससे? फ्लावर से, ठीक है, टू बी यूज्ड एज फीमेल फ्लावर। अब बेटा एमेस्क्यूलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आप स्टैमेंस को रिमूव कर देते हो, ठीक है, समझ में आई बात? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल फीमेल दोनों होंगे, तो हमें करना क्या है, स्टैमेन को रिमूव कर देना है फ्रॉम द फ्लावर, और इस फ्लावर को फीमेल फ्लावर की तरह यूज़ करेंगे हम। इसे क्या कहेंगे? इमेस्क्यूलेशन, क्योंकि हमने स्टैमेन को हटा दिया है। जो पॉलन ग्रेन होंगे किसी सेलेक्टेड प्लांट के, उससे ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्टिग्मा ऑफ इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर। मेरी बात सुनो, एक फ्लावर था, उसमें मेल ऑर्गन भी थे, फीमेल भी थे, है ना, तो आपने अब स्टैमेन को रिमूव कर दिया है, वो फ्लावर कैसे बन गया है? फीमेल फ्लावर बन गया है। अब उस फीमेल फ्लावर पे आपने जो प्लांट सेलेक्ट किया था, है ना, उससे पॉलन लाकर आपको स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। द पॉलन from selected plant is transferred to the stigma of emasculated flower. emasculated flower का मतलब क्या हुआ? जिससे आपने मेल ऑर्गन को रिमूव कर दिया है। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे emasculated flower किसको कहोगे, तो भाई उस फ्लावर को जिससे आपने मेल ऑर्गन को, स्टिग्मा को, नहीं स्टेमन को नहीं, सॉरी स्टैमेन को, स्टिग्मा नहीं, स्टैमेन को रिमूव किया हो। पॉलिनेटेड फ्लावर होगा उसको हम कवर कर देंगे पॉलीथीन बैग से, जिससे हम पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकें। देखो, अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, अदर सोर्स से भी पॉलिनेशन हो सकता है, हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना फ्रूट में, फ्लावर में। तो जो पॉलिनेटेड फ्लावर था उसको आप पॉलीथीन बैग से कवर कर दो, जिससे पॉलिनेशन किसी अदर सोर्स से ना हो, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैगिंग। देखो अब हम देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ फ्लावर, फिर इमेस्क्यूलेशन किया, फिर आपने पॉलिनेशन कराया, और फिर बैगिंग कर दी। ये बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ हमें दो प्लांट्स को सिलेक्ट करना है, एक वो जिसकी कोई चीज हमें पसंद आ रही है, दूसरा वो जिसकी भी कोई चीज पसंद आ रही हो। हम इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में लेना चाहते हैं, ठीक है। एम क्या है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का बेटा? जो सीड्स हमें मिलेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से, उन्हें हम हाइब्रिड सीड कहेंगे। वो प्लांट, द प्लांट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सीड, और वो प्लांट जो हमें इन सीड से मिलेगा उससे कहेंगे हाइब्रिड प्लांट। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? जिससे हम प्रोड्यूस कर पाए हाई यील्डिंग, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली वैरायटी, डिसीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी। डिसीज़ रेसिस्टेंट मतलब उस पौधे को, उस प्लांट को, उस फसल को बीमारी नहीं लगेगी, वो प्रोड्यूस भी ज़्यादा करेगी, उसका यील्ड भी ज़्यादा होगा। प्लांट विच कैन ग्रो एंड मेच्योर अर्ली, ऐसे प्लांट जो जल्दी से ग्रो होंगे और फिर मेच्योर भी हो जाएंगे जल्दी। प्लांट ऐसे जिनमें फ्लावर्स की क्वालिटी अच्छी हो, सीड्स की क्वालिटी अच्छी हो, है ना, न्यूट्रिटिव वैल्यू, पैलेटेबिलिटी, सब कुछ आपको इम्प्रूव करनी है। यहाँ पर बेटा पैलेटेबिलिटी को आप ऐसे समझो कि सेटिस्फैक्शन मिले हमें, तो हमें बेटर क्वालिटी का फ्लावर मिलेगा, बेटर क्वालिटी सीड मिलेंगे, और जो फ्रूट होगा उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई होगी, मतलब ऑल इन ऑल सेटिस्फैक्शन। चल, सो क्या है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के एम? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करना, डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटीज प्लांट के प्रोड्यूस करना, वो प्लांट प्रोड्यूस करना जो इजीली ग्रो हो जाए, इजीली मैच्योर हो जाए, बेटर क्वालिटी का फ्लावर मिले, सीड मिले। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को। तो जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ग्रोज इनटू थिन पॉलन ट्यूब। बेटा देखो ये है पॉलन ट्यूब, ठीक है, देखिए ये यहाँ तक पहुंच रही है। तो बेटा ऑन रीचिंग द स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन्स ग्रोज इनटू अ थिन पॉलिथीन ट्यूब। ये एक्सटेंड करती है थ्रू द स्टाइल, रीचेज द ओवरी। अभी मैंने दिखाया, ये रही ट्यूब,
स्टाइल से भी पास करती हुई सीधी सीधी ये कहाँ पर पहुंच रही है, यहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है। इट एक्सटेंड थ्रू द स्टाइल, रीचेस द ओवरी एंड देन एंटर्स द ओव्यूल, ओवरी तक पहुंचेगी और ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। जो पॉलन ट्यूब होगी उसमें 2 मेल गैमेट्स होंगे, वन ऑफ विच फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट, उनमें से एक फीमेल गैमेट को फ्यूज कर देगा, है ना, एग न्यूक्लियस को फ्यूज कर देगा और क्या बना देगा, जाइगोट। फिर से ध्यान से सुनो, देखो एंड्रोसियम क्या होता है, स्टैमेन, मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उससे पॉलन ग्रेन निकले जो क्या थे, मेल गैमेट थे। गाइनोशियम जो फीमेल ऑर्गन है, ओवरी, ओव्यूल, और ओव्यूल में क्या होते हैं, ओवम। जब मेल गैमेट और ओवम मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा सीड के अंदर। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचेगा ये ग्रो करने लग जाएगा एक पॉलन ट्यूब में। फिर से सुनो, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो एक पॉलन ट्यूब में ग्रो करने लग जाते हैं। ये एक्सटेंड करती है स्टाइल से आगे तक, रीच करती है ओवरी को और फिर एंटर कर जाती है ओव्यूल में। जो पॉलन ट्यूब होती है उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं जिसमें से कि एक फ्यूज कर देता है फीमेल गैमेट को या एग न्यूक्लियस को और क्या बना लेता है, जाइगोट। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेंगे ये ग्रो कर जाएंगे कहाँ तक, पॉलन ट्यूब तक। पॉलन ट्यूब एक्सटेंड करती है स्टाइल के आगे बढ़कर ओवरी और ओवरी से कहाँ पहुंचती है, वो ओव्यूल में। जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर 2 मेल गैमेट है, उनमें से एक तो पक्का ही है कि फीमेल गैमेट को फ्यूज कर देगा, एग न्यूक्लियस को फ्यूज कर देगा और क्या बना लेगा, जाइगोट। एंड्रोसियम आपको पहले भी बताया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोसियम स्टैमेन और ओवरी गाइनोशियम। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स है, ओव्यूल के अंदर ओवम है, इन दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन, क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट फिर आगे काय में ग्रो करेगा, एम्ब्रायो में। अब क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, जो जाइगोट होता है वो ग्रो करता है एम्ब्रायो में, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं, ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, फर्टिलाइज्ड ओवम दैट इज जाइगोट, जाइगोट ग्रो करेगा किसमें, एम्ब्रायो में, ओव्यूल काय में चेंज हो जाएंगे, सीड में, ओवरी काय में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में, जो अदर पार्ट हैं जैसे सेपल पेटल वो टूट जाएंगे, है ना, गिर जाएंगे। कुछ फ्रूट में जैसे टमाटो, चिली, लेडी फिंगर में सेपल इंटैक्ट रहता है, मतलब आप भिंडी के ऊपर देखना, ये भिंडी रहती और यहाँ पर उसका ऐसे ताज जैसे लगा होता है ना, मतलब ये टूटता नहीं। कुछ फ्रूट में टूट जाता है, किसी में नहीं भी टूटता है फ्रूट। अब बेटा फ्रूट की बात करें, अ फ्रूट इज द राइपन ओवरी, फ्रूट क्या है, राइपन पकी हुई ओवरी है, एंड सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट का। फ्रूट क्या है, तो राइपन ओवरी है और सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। अब हर फ्रूट के अंदर फ्रूट बॉल होगी जिसी को आप पेरिकार्प कहेंगे, क्या कहेंगे, पेरिकार्प। पेरिकार्प किसको कहते हैं, फ्रूट बॉल को कहते हैं। फ्रूट में भी फ्लैशी और जूसी, फ्रूट फ्लैशी हो सकता है, जूसी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, स्टोनी भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। फ्रूट तो कैसा भी हो सकता है भाई, फ्लैशी, जूसी, ड्राई, स्टोनी, हार्ड। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज फ्लैशी है, जूसी फ्रूट्स हैं, जबकि ग्राम, व्हीट, राइस, मेज ड्राई हैं, ठीक है। एज देयर सीड कोट एंड पेरिकार्प आर फ्यूज्ड। फिर से ध्यान से सुनो, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज फ्लैशी जूसी फ्रूट्स हैं, जबकि ग्राम, व्हीट, राइस, मेज ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि इनका जो सीड कोट है, जो पेरिकार्प है वो फ्यूज हो चुका है। आमंड, वॉलनट स्टोनी है, हार्ड फ्रूट्स हैं।